आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को फैजाबाद में हुआ था। डॉक्टर लोहिया समाजवादी थे और उन्होंने भारत और एशिया में समाजवादी आंदोलन का संगठन किया था। वे नुक्कड़ समाजवाद में विश्वास करते थे, जिसका तात्पर्य था गली के आम आदमी तक राजनीतिक शक्ति पहुंचना। विश्व नागरिकता में विश्वास रखने वाले डॉक्टर लोहिया मार्क्स के सिद्धांत, महात्मा गांधी के कर्म और बुद्ध की करुणा की विचारधारा के समर्थक थे। उन्होंने भारत में जाति प्रथा और विश्व में रंग भेद नीति को समाप्त करने पर जोर दिया था। वे राष्ट्रों और वर्गों के बीच असमानता और आर्थिक शोषण मिटाना चाहते थे। उनकी राजनीति अमानवीयता के खिलाफ मानवीयता की राजनीति थी। वे अत्याचारियों के लिए आतंक थे, निर्धन के लिए सांत्वना थे, दीनहीन की प्रेरणा थे, गूंगों की आवाज थे और बलहीनों का बल थे। वे अपने जीवन काल में 18 बार जेल गए। डॉक्टर लोहिया ने ही सबसे पहले स्वतंत्र रियासतों को भारत की अखंडता के लिए खतरा बताया था। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का समर्थन किया। उन्होंने भारत के विभाजन का विरोध किया और दोहरी शिक्षा नीति की खिलाफत। विश्व युद्ध को उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य का तख्ता पलटने का सुअवसर माना। इस दौरान उन्होंने जो लेख लिखे, उसकी वजह से उन्हें 2 साल का कठोर कारावास मिला था। सही शब्दों में उन्होंने अंग्रेजों को भगाने के लिए मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि तैयार की थी। वे एक ऐसी विचारधारा वाली व्यक्ति थे जिनमें कोई अंतर्विरोध नहीं था। शायद इसीलिए वे एकमात्र थे। अरे राजू, चाय लेके आओ जल्दी से। राम राम काका। राम राम बेटा, राम राम। क्या बात है? अरे आज तो तुम्हारे साथियों की संख्या बढ़ गई। पहले तो इतने नहीं आते थे। अरे काका, वो क्या है, जब हमने इन्हें बताया कि काका के यहाँ केवल पेट की ही खुराक नहीं मिलती बल्कि दिमाग की खुराक भी मिलती है, इन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। सो विश्वास लाने चले आए इनको। अब इन्हें विश्वास दिलाना आपका काम है काका। अरे अब हम इन्हें कैसे विश्वास दिलाएं भाई कि हमसे दिमागी खुराक भी मिलती है। ऐसा करो काका, इन्हें किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बताओ जो गरीबों का हिमायती हो, कमजोर और शोषितों का मसीहा हो। हाँ काका, और जो लाखों करोड़ों लोगों के हृदय का बेताज बादशाह हो। क्यों भाई, मैंने ठीक कहा ना? अरे वाह, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है? क्या तुम लोगों को याद है? कैसी बातें करते हो काका, हम नासमझ लोग इतना कहाँ जानते हैं। हाँ काका। हाँ, हमें एक ऐसा व्यक्ति याद आ रहा है। अच्छा? जो कभी बड़ा नेता नहीं रहा पर लोगों का चहेता रहा। एकदम साधारण परिवार का अनमोल हीरा था वो व्यक्ति। ऐसा कौन हो सकता है काका? हाँ, ऐसा कौन हो सकता है? हमें याद आ रहा है जिसने हमेशा गरीबों के बारे में ही सोचा। अच्छा? लेकिन विद्वान था, मेधावी था और अपने सिद्धांतों के कारण बड़ों से टकरा जाता था। कोई क्लू दो ना काका। हाँ काका, कोई क्लू दो ना। उनके बारे में इतना ही बता सकते हैं। क्या? कि उन्होंने सबसे पहले राइट टू रिकॉल की बात की थी। अच्छा। और गरीबी हटाने का नारा दिया था। काका, राइट टू रिकॉल, ये क्या होता है? अरे इतना भी नहीं जानते? अरे भाई, जिस नेता को हम वोट देकर 5 साल के लिए चुनते हैं, वे यदि ठीक से काम न करें तो उसे वापस बुला लेने का अधिकार भी मतदाताओं के पास रहना चाहिए। इसे ही कहते हैं राइट टू रिकॉल। तो काका, क्या आज आप उसी महान नेता के बारे में कुछ बता रहे हैं? हाँ भाई, तो सुनो उस महान विचारक की कहानी। सुनाओ काका। सुनाओ काका, सुनाओ। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिखाई देते हैं, पर कितने पूतों को पालना नसीब होता है। ये बात तो है। भारत माता के ऐसे बहुत से सपूत हुए हैं जिन्हें पालना नहीं मिला, पर वे सच्चे सपूत कहलाए। किस्मत वाले वे नहीं होते जिन्हें अच्छी किस्मत विरासत में मिलती है, बल्कि किस्मत वाले तो वो होते हैं जो अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। सच काका। राम मनोहर लोहिया का नाम
उन नेताओं में शुमार किया जा सकता है जिन्होंने जब भी कुछ सोचा गरीबों, दलितों और लाचार लोगों की उन्नति के लिए ही सोचा। अच्छा, उनके जीवन की कई घटनाएं ऐसी हैं जिससे ये पता चल जाता है कि किसी की सहायता करने में वे किस हद तक जा सकते थे। सच काका। उनका पुश्तैनी काम लोहे का था, इसलिए वो लोहिया कहलाए। पर उनकी सोच भी लोहे की तरह होती थी, एकदम ठोस। इसकी झांकी उनके बचपन में ही मिल जाती है। अच्छा, आइए जाने उस लोह पुरुष के बारे में जो सरदार पटेल से किसी भी रूप में कम नहीं थे। मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। सचमुच मैंने कुछ नहीं किया। नहीं किया? सब कुछ तूने ही किया है। सच बोल, नहीं तो और मारूंगा तुझे। अब तक तो मैं सच ही बोल रहा हूँ। आप मुझे झूठ बोलने के लिए क्यों कह रहे हैं? अबे तू झूठ ही बोले जा रहा है। ये आपने कैसे तय कर लिया? अबे बहस करता है तो ले, ये ले और ले और। आप इसे क्यों मार रहे हैं? तुमको इससे मतलब? जाओ अपना काम करो। मैं अपना काम ही कर रहा हूँ। एक निर्दोष को बचाना अपना काम करना ही होता है। अबे जा, तू बच्चा है, मेरे मुंह मत लग। मेरा काम मुझे करने दे। देखिए महाशय, आप बार बार अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। क्या कर लेगा बे तू? क्या कर लेगा मेरा? मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी उम्र पर मत जाइए। मुझे स्कूल जाना है, इसलिए कह रहा हूँ आप इस बच्चे को मारना छोड़ दें। ठीक है, मैं इसे नहीं मारता, पर तुम कौन हो और ये बच्चा तुम्हारा क्या लगता है? मैं इस बच्चे को नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ कि इसे आप बेवजह पीट रहे हैं। इसे बचाना मेरा कर्तव्य है। रही बात मैं कौन हूँ, तो मुझे राम मनोहर लोहिया कहते हैं। ठीक है, देख लूंगा तुझे भी। हाँ हाँ, देख लेना कभी भी। अरे बचुआ, वो इतना बड़ा आदमी, फिर भी तुम उससे भिड़ गए। तुम्हें डर नहीं लगा? डरना कैसा काका, अगर लोग इसी तरह डरते रहे तो ये सब हमें डराते रहेंगे। पर वो तुमसे बड़ा था, कहीं वो तुम्हें मार देता तो? काका, जो अत्याचारी होते हैं वह दिल से कमजोर होते हैं। एक साहसी कई अत्याचारियों पर हावी हो सकता है। मेरे पास सच की ताकत थी, इसलिए आगे आकर मैं उनसे भिड़ गया। वाह बेटा, जुग जुग जियो, ईश्वर तुम्हारा भला करे। ये था लोहिया जी का बचपन। शायद इसे ही कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। उनके पिता हीरालाल एक अध्यापक होने के साथ साथ एक सच्चे कांग्रेसी भी थे। अच्छा, माता पिता की इकलौती संतान होने के बाद भी वे जिद्दी कतई नहीं थे। 2.5 वर्ष की उम्र में माता स्वर्ग सिधार गईं। तब दादी ने ही उनका लालन पालन किया। 10 वर्ष की उम्र तक तो दादी ने भी साथ छोड़ दिया। इसके बाद पिता ने अपना सारा समय कांग्रेस को देने का विचार किया और मुंबई चले आए। यहाँ आकर राम मनोहर को मारवाड़ी स्कूल में दाखिल करा दिया। अच्छा, यहीं उन्होंने राजनीति का पाठ सीखा। उनके पिताजी ने जब गांधी जी से मिलवाया तो लोहिया जी ने बापू के पांव छुए। बापू के व्यक्तित्व से बहुत ही प्रभावित हुए। राम बेटा, अब तुम 15 वर्ष के हो गए। क्या रहा तुम्हारा 10वीं का परिणाम? बाबूजी, मैंने प्रथम श्रेणी में 10वीं कक्षा पास कर ली है। पूरे विद्यालय में प्रथम आया हूँ। शाबाश बेटा। आगे क्या करने का इरादा है? मैं किसी सरकारी संस्था में प्रवेश नहीं लूंगा। क्या उसके बिना पढ़ाई हो पाएगी? सोचता हूँ बनारस जाकर आगे की पढ़ाई कर लूं। वहाँ कहाँ पढ़ोगे? कुछ सोचा है? वहाँ हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई करूंगा पिताजी। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। अरे वो देखो, लोहिया जी चले आ रहे हैं। हाँ, सचमुच अद्भुत व्यक्तित्व है इनका। अरे भैया, मैंने हमेशा खुश मिजाज पाया है इनको। हाँ, मुझे तो कभी खुश मिजाज नहीं लगे, बल्कि किसी गंभीर विषय पर ऐसे बोलते हैं मानो उस विषय के ज्ञाता हूँ। कहो साथियों,
किस विषय पर चर्चा हो रही है? अरे कुछ नहीं, बस आप ही के बारे में चर्चा कर रहे थे। मुझ पर चर्चा कर अपना समय मत गवाओ साथियों। देश के लिए कुछ सोचो, देश के लिए। लोहिया जी, देश पर सोचने के लिए आप जैसे बहुत से लोग हैं। ठीक है, देश के लिए मत सोचो, पर देश के गरीबों के लिए तो कुछ सोचा जा सकता है। लोहिया जी, गरीब तो हमेशा ही गरीब रहेंगे, इतिहास तो यही कहता है। बिल्कुल गलत। इतिहास के गलत तथ्यों को इतना तरजीह आखिर क्यों दी जाती है? मेरा ये प्रिय विषय है भाई। मैं तो इतिहास में गलत तथ्यों का वर्णन करने वालों को कभी माफ नहीं करूंगा। हाँ, शिवाजी के मामले में आप कुछ अधिक ही क्रुद्ध हो गए थे। आखिर मामला क्या था लोहिया जी? तुम लोगों को मालूम ही है कि इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में एक अंग्रेज लेखक ने शिवाजी को लुटेरा सरदार कहा था। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर आपने क्या किया? मैंने उस लेखक को चुनौती दी और पाठ्यक्रम से उक्त तथ्य को निकालने के लिए कहा। लोहिया जी, क्या वे मान गए? ऐसे भला वो कैसे मानते? मैंने पुस्तकालयों में खोज खोज कर किताबें निकाली और उन तथ्यों को इकट्ठा किया। अपनी बात को ठोस तरीके से रखा, तभी वो माने। बाद में तो उक्त वाक्य को हटा दिया गया ना? हटाते कैसे नहीं, इतने ठोस आधार दिए मैंने। सचमुच लोहिया जी, आप ही से सीखा है कि जो सच्चा होता है उसकी मदद के लिए कई हाथ सामने आ जाते हैं। बिल्कुल साथियों, केवल सच्चा होना ही पर्याप्त नहीं है, इसके लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। अच्छा लोहिया जी, इस विश्वविद्यालय के बारे में आपकी क्या धारणा है? देखो दोस्त, यहाँ के सांस्कृतिक वातावरण ने मुझे काफी प्रभावित किया। जी, मेरे व्यक्तित्व को गढ़ने में इस विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके बाद लोहिया जी ने बीए की डिग्री कलकत्ता से ली। पढ़ाई के दौरान उनकी भेंट ऐसे बहुत से बंगाली युवकों से हुई जो आजादी पर कुछ अलग ही सोच रखते थे। अच्छा, यहाँ बंगाली संस्कृति से वे काफी प्रभावित हुए। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में छात्रों के एक मोर्चे का नेतृत्व किया। 18 वर्ष की उम्र में? और 1929 में उन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। लोहिया जी, बीए तो पास कर चुके हैं आप, अब आगे क्या इरादा है? दोस्त, मैं किसी विदेशी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता हूँ। तो क्या आप महंगी शिक्षा लेना चाहेंगे? मैं जानता हूँ विदेशी शिक्षा महंगी होती है, फिर मैं ब्रिटिश संस्था में तो कतई प्रवेश नहीं लूंगा। अच्छा, तो फिर उसका निवारण क्या है? क्योंकि इंग्लैंड तो आप जाएंगे नहीं, आखिर कुछ तो सोचा ही होगा आपने। मैंने कुछ संस्थाओं से बात की है जो प्रतिभावान विद्यार्थियों को विदेश भेजने में मदद करती है। यदि ऐसा हो जाता है तो समझो कि धन की समस्या का समाधान तो हो गया। मेरे विचार से वो तो हो गया। ये देखो, आज ये पत्र आया है, शायद इसी में वो समाधान हो। अरे वाह, ये तो हमारे ही समाज का पत्र है। हाँ? इसमें लिखा है कि समाज ही मुझे विदेश जाने के लिए धन देगा। बधाई हो आपको। अब तो आपके सामने विश्वविद्यालय का चुनाव बड़ी समस्या है। धन की समस्या का समाधान होते ही मैंने विश्वविद्यालय भी चुन लिया है। मैं बर्लिन जाऊंगा। अच्छा, भला बर्लिन ही क्यों? मैंने इतिहास को खंगाला है। मेरा अनुभव कहता है कि जर्मन बड़े उदार होते हैं। मैं उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रशंसक हूँ। क्या भाषा एक समस्या नहीं होगी? किसी भी देश की भाषा को सीखना मुझे अच्छा लगता है मेरे दोस्त। मेरा विश्वास है कि जर्मनी को मैं अपनी मेहनत के बल पर कुछ समय में ही सीख लूंगा। सही बात है, आपकी प्रतिभा के आगे कुछ भी असंभव नहीं है लोहिया जी। मेरे दोस्त, मेरा सिद्धांत ही मेरी पूंजी है, इसलिए मैं सहज रहकर ही बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मेरे देशवासियों का प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है। बर्लिन, मेरे सपनों का बर्लिन। सचमुच
कितना खूबसूरत शहर है। वाह, पर भाषा एक समस्या ही है। अच्छा है यहाँ कोई अंग्रेजी नहीं समझता। मैं किसी तरह अपने भारतीय छात्रों तक पहुंच जाऊं तो उनसे काफी मदद मिलेगी मुझे। क्या आप लोहिया जी हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ राम मनोहर लोहिया। पर आप? अरे लोहिया जी, मैं तो कायल हूँ आपकी प्रतिभा का। यहाँ कई भारतीय साथी हैं जो मेरी तरह विद्या अध्ययन कर रहे हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से मिलने की सोच रहा था। अच्छा हुआ आप मिल गए। जी। आपने अपना नाम नहीं बताया? जी, मैं विजय कुमार हूँ, दिल्ली से हूँ। अच्छा लगा आपसे मिलकर। चलो अन्य साथियों से मिल लिया जाए। वो तो ठीक है। यदि आप जेनेवा में लीग ऑफ नेशंस की बैठक में एक सामान्य दर्शक की हैसियत से जाएं, तो आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। हाँ हाँ, मैंने भी सुना है उस सम्मेलन के बारे में। मैं समझ गया आप मुझे वहाँ क्यों भेजना चाहते हैं। हम सब आपकी प्रतिभा के कायल हैं। वहाँ आप ही अपने देश प्रेम का परचम गाड़ सकते हैं। मुझे खुशी होगी जब आप उस ऐतिहासिक घटना के साक्षी बने। हाँ हाँ, मैं अवश्य जेनेवा जाऊंगा और अपनी बात रखूंगा। जी। शांत हो जाइए। लेडीज एंड जेंटलमैन, सभी साथियों को मेरा अभिवादन। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आज की लीग ऑफ नेशन की बैठक में विश्व के कई देशों के लोग आए हुए हैं। मैं उन सभी का हार्दिक सम्मान करता हूं। अरे भाई, भारत से किसे भेजा गया है ये तो बताओ। अरे बताते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारत से बीकानेर के महाराजा को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है, समझे? मैं उनका विरोध करता हूँ। अंग्रेजों का एजेंट भारत का वास्तविक प्रतिनिधि नहीं हो सकता। आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। मैं भारत से आया हूँ और मेरा नाम राम मनोहर लोहिया है। राम मनोहर लोहिया? अपनी बात मैंने इस पर्चे पर लिख दी है। लो, इसे आप सभी पढ़ लें। ये लीजिए, आप भी लीजिए। ये लीजिए। वाह, क्या बात कही है भाइयों, इनकी बातों में दम है। अरे भाई, ये युवक प्रतिभाशाली लगता है, पर गुलाम देश के नागरिक की सोच इतनी पैनी हो सकती है, सोचा भी ना था। लोहिया जी की इस हरकत से ब्रिटिश सरकार परेशान हो गई। उधर एक ही दिन में लोहिया जी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। 3 वर्ष तक अध्ययन करने के बाद सन 1932 में उन्हें पीएचडी की उपाधि मिल गई। उनके शोध का विषय था नमक का सत्याग्रह। अच्छा। हाँ, इस शोध प्रबंध में उन्होंने गांधी जी के सामाजिक आर्थिक सिद्धांतों का विश्लेषण किया। यह अत्यंत विद्वत्तापूर्ण रूप से लिखा गया था, जिसकी विद्वानों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। 1933 में डॉक्टरेट की उपाधि के साथ लोहिया जी भारत लौटे। कैसे हैं लोहिया जी आप? बड़ी चर्चा है आपके शोध की। अरे भाई, विषय ही ज्वलन था। फिर जर्मनी में रहने वाले भारतीयों का जबरदस्त सहयोग भी था, जिससे मैंने ये मुकाम हासिल किया। बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, कुछ सोचा है आपने? अभी तो सोचने की प्रक्रिया जारी है दोस्त। क्यों ना आप कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो जाएं? हाँ, हाल ही में जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, यूसुफ मेहर अली, अच्युत पटवर्धन आदि ने मिलकर जो पार्टी बनाई है, उसी की बात कर रहे हैं ना आप?
हाँ हाँ, लो आपको इसकी भी जानकारी हो गई। भाई ये पार्टी कांग्रेस सोशलिस्ट के नाम से एक साप्ताहिक पत्र निकाल रही है, जिसका संपादक मुझे बनाया गया है। अरे वाह, यानी आप इसके प्रथम संपादक भी बन गए। वाह लोहिया जी, क्या बात है। सारी गतिविधियों पर आपकी पैनी नजर होती है, फिर इतने अनजान क्यों बनते हैं आप? अब तो केवल इस पत्र के लिए मुझे जुट जाना है। आप निश्चित रूप से इस पत्र को एक मुकाम देंगे। वो तो करना ही होगा। भाई वाह, इस कांग्रेस सोशलिस्ट की बात ही ना पूछो, कितने आक्रामक लेख होते हैं। अरे अभी तो 1934 है, आगे ना जाने इसका स्वरूप कैसा होगा। हाँ, आप जानते हैं इन लेखों को कौन लिख रहा है? नहीं तो आखिर ये महाशय है कौन? इसे लिखने वाले हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इन्होंने जर्मनी से पीएचडी की है। इतनी काबिलियत है किसी और नेता में? अरे सचमुच में ये विद्वान हैं। इनके लेख भारत के युवाओं को नई दिशा देंगे, देख लेना। बिल्कुल, इनके ही विचारों से प्रेरित होकर लोगों ने समाजवाद की तरफ सोचना शुरू कर दिया है। अरे आप लोग सोचते ही रहे, इन्होंने तो देश में समाजवाद की नींव ही रख दी है। क्या कहते हो आप? क्या ये दल कांग्रेस को टक्कर देगा? अभी किसी तरह की टक्कर देने की बात नहीं आती है। सभी पार्टियों को देश को स्वतंत्र कराने के लिए सोचना है बस। बहुत जल्दी कानपुर में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला है। इसकी अध्यक्षता नेहरू जी करेंगे। देखते हैं वहाँ क्या क्या नए नए निर्णय लिए जाते हैं। चाहे कुछ भी हो, पर इन आलेखों की चर्चा तो वहाँ होगी। 1936 में कानपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसमें घोषणा की गई कि कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में विदेशी मामलों से संबंधित विभाग खोला जाएगा। अच्छा। पंडित नेहरू ने इस विभाग के पहले सचिव के रूप में लोहिया जी को नियुक्त किया। अरे वाह। हाँ, इससे लोहिया जी के जीवन निर्वाह की तत्कालिक समस्या सुलझ गई। 2 वर्ष तक इस पद पर कार्य करने के दौरान वे विदेशी मामलों के विशेषज्ञ और एक प्रतिभाशाली विचारक के रूप में उभरे। अच्छा। उनके विचार आने वाले कई वर्षों तक कांग्रेस की विदेश नीति को प्रभावित करते रहे। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। राष्ट्र के प्रमुख नेताओं के साथ लोहिया जी की भी गिरफ्तारी हो गई। गांधी जी ने लोहिया जी के लिए जो कुछ कहा वो तो गंभीर है। भाई क्या कहा था गांधी जी ने? गांधी जी का कहना था कि जब तक लोहिया जी जेल में हैं, तब तक मैं चुपचाप नहीं बैठ सकता। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता जो उनसे अधिक साहसी और सरल हो। उन्होंने कभी हिंसा का प्रचार नहीं किया। जो कुछ भी उन्होंने किया है उससे उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ी है। राष्ट्रपिता के मुंह से उनके लिए ये शब्द निश्चित रूप से प्रभावशाली है। लेकिन भाई बरेली की सेंट्रल जेल में लोहिया जी को जो यातनाएं दी गईं, उससे तो ईश्वर भी दहल जाए। ऐसा क्या हुआ था उनके साथ? अरे भाई, उन्हें जेल में मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गईं। उन्हें हथकड़ियों और भारी जंजीरों से जकड़ दिया गया। अच्छा। ब्रिटिश जेलर उन्हें और उनके साथियों को अपशब्द कहते थे। हाँ, पर लोहिया जी टूटने वाले लोगों में से नहीं है। बिल्कुल। निश्चित रूप से उन्होंने इन यातनाओं का साहसपूर्वक सामना किया होगा। इसीलिए तो सन 1941 में उन्होंने अन्य नेताओं का साथ छोड़ दिया। हाँ, इसके बाद तो 1942 से लोहिया तो गांधी जी के पास रहने के लिए चले गए। वहां रहकर भी उन्होंने कुछ ऐसा किया जो यदि आज अमल में लाया जाता तो आज शहरों की दशा ही कुछ और होती। ऐसा उन्होंने क्या किया, आप बता सकते हैं? उन्होंने एक नए तरह के भारतीय शहरों की रूपरेखा तैयार की। उसका प्रारूप इस तरह से बनाया कि पुलिस की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। नगर के प्रशासन की सारी जिम्मेदारी नागरिकों पर रहती। तो क्या उनकी इस योजना को अमल में लाया गया था? हाँ, पर कहाँ यार। इस रूपरेखा को गांधी जी ने स्वीकृति देते हुए एक पत्र वायसराय को लिखा था, पर वह पत्र भी लाल फीताशाही की भेंट चढ़ गया। इसके बाद समय आ गया भारत छोड़ो आंदोलन का। गांधी जी समेत राष्ट्र के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी हो गई। करो या मरो का नारा पूरे देश में गूंजने लगा। सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए पूरी शक्ति झोंक दी। ब्रिटिश पुलिस लगातार उनका पीछा कर रही थी। अंततः 1944 में उन्हें मुंबई में गिरफ्तार कर लिया गया।
उन्हें लाहौर की किलेनुमा जेल में रखा गया। जेल से छूटने के बाद वो गोवा चले गए। लोहिया जी, अब आप काफी अस्वस्थ हो गए हैं। अच्छा होगा यदि आप स्वास्थ्य लाभ करने कहीं चले जाएं। आप सही कह रहे हैं मेरे भाई, पर जाया कहाँ जाए। हर जगह अंग्रेज पुलिस ताक पर बैठी है, कहीं किसी भी समय वो मुझे फिर गिरफ्तार कर सकती है। क्यों ना आप गोवा चले जाएं? वहां की आबो हवा आपके अनुकूल होगी। आप हाँ कह दें, बाकी व्यवस्था मैं कर लूंगा। जैसी आपकी इच्छा भाई। तो ठीक है, आप जाने की तैयारी कर लें। आप भी साथ रहते तो ज्यादा अच्छा रहता। हाँ, अब जैसी आपकी इच्छा, पर वहां आपको केवल स्वास्थ्य लाभ ही तो करना है। अभी गोवा को समझना बाकी है। ये क्या है लोहिया जी, हम 10 जून को गोवा पहुंच रहे हैं और 18 जून को आपका मड़गांव में भाषण है। लगता है आप नहीं मानेंगे। हाँ भाई, वहां के लोगों का आग्रह में ठुकरा नहीं पाया। देखते रहना, इधर अंग्रेज भारत से गए, उधर पुर्तगाली गोवा से गए। पर लोहिया जी, आपको स्वास्थ्य वो कैसे संभलेगा? सब ठीक हो जाएगा, हम चलें गोवा। जैसी आपकी इच्छा। पुर्तगाली गोवा को स्वतंत्र कराने के लिए लोहिया जी ने स्वयं सेवकों और धन की व्यवस्था की। उन्होंने गोवा के लिए अद्भुत काम किए। अच्छा। इसीलिए आज भी वहां की महिलाएं कोई लोकगीत गाती हैं तो लोहिया के कार्यों का बखान उसमें होता है। अरे वाह। अच्छा। लोहिया गोवा के लोकगीतों में आज भी जिंदा है। लोहिया जी, भारत स्वतंत्र हो गया। हमारे देश के अनेक नेताओं की कुर्बानी काम आई। लेकिन मेरे दोस्त, मैं बहुत दुखी हूं। मैं देश का विभाजन नहीं चाहता था। मैं इस विभाजन के पीछे की पूरी साजिश को बहुत ही गहराई से समझता हूं। इसकी एक एक परत पर रहस्य ही रहस्य है। विभाजन तो किसी को भी स्वीकार नहीं है, पर किया क्या जाए लोहिया जी, आप ही बताएं। हाँ, मैंने तय कर लिया है कि गांधी जी के साथ नोआखली और कलकत्ता जाऊंगा। दुख को भुलाने के लिए विचार तो उम्दा है। इससे आपको गांधी जी की निकटता भी मिल जाएगी। मैं तो चला, वहां जाकर मैं सांप्रदायिक शांति और एकता के लिए काम करूंगा। लोहिया एक फिजा थे, साथ ही अनोखी और गर्म फिजा के निर्माता भी। वो फिजा कैसी थी? संपूर्ण आजादी, समता, संपन्नता, अन्याय के खिलाफ जिहाद और समाजवाद की फिजा। मूलतः लोहिया राजनीतिक विचारक, चिंतक और स्वप्न दृष्टा थे, लेकिन उनका चिंतन राजनीति तक ही सीमित नहीं रहा। व्यापक दृष्टिकोण, दूरदर्शिता उनकी चिंतन धारा की विशेषता थी। राजनीति के साथ साथ संस्कृति, दर्शन, साहित्य, इतिहास, भाषा आदि के बारे में भी उनके मौलिक विचार थे। आज वो फिजा भी नहीं है, लोहिया भी नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए जीने वाला कभी मरता नहीं है। लोहिया आज भी अपने विचारों में जीवित हैं। लगन, ओजस्विता और उग्रता, प्रखरता को जब तक गुण माना जाएगा, लोहिया के विचार अमर रहेंगे। निर्देशन प्रमोद शर्मा, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। भानु स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तत्व भक्त प्राणदान का। अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। सुराज्य हो स्वराज्य
राज्य हो, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।